हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह सब एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है मित्र। तो हम लोग झारखंड सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और मैं हर दिन आपको 30 प्रश्न झारखंड का देता हूं, है ना, और आप उसको सॉल्व करते हैं। तो आज भी झारखंड से संबंधित 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैंने आप लोगों के सामने उपस्थित किया है। और एक दो बात जान लीजिए कि अभी जो मौसम चल रहा है, मतलब बसंत का अब मौसम आने वाला है, और जानते ही हैं कि बसंत के महीने में झारखंड का दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइए, तीन चीज, दो चीज नहीं, तीन चीज अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है बसंत के महीने में। क्या महत्वपूर्ण है तीन चीज? पहला, चतरा का पशु मेला, दूसरा सरहुल पर्व और तीसरा पलाश का फूल। ये बसंत के महीने में ही पलाश का फूल है जो पूरा का पूरा खिल जाता है बसंत के महीने में। और पलाश का फूल जो है वो मध्य प्रदेश और झारखंड का क्या है, राजकीय फूल है, याद रखेंगे। और इसे जंगल का आग भी कहते हैं। और इस फूल के फूलने से झारखंड की अर्थव्यवस्था भी इस फूल पर कुछ डिपेंड करती है। जैसे जो पलाश का फूल है उस फूल से क्या होता है कि रंग बनाया जाता है। और बसंत के बाद, बसंत के महीने में ही आपका होली का त्योहार है, तो होली के त्योहार में रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसी फूल से झारखंड में रंग का प्रयोग लोग करते हैं, उसका यूज करते हैं। मतलब ये फूल जो है वो आर्थिक रूप से भी मजबूत है, लाभदायक है। झारखंड के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये फूल क्या है, लाभदायक है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और चतरा का पशु मेला, है ना, और सरहुल पर्व, ये तीन चीज। चलिए, तो हर महीने में कुछ ना कुछ रहेगा ही। तो इस महीना जो बसंत का महीना आने वाला है ना, तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज ध्यान में रखेंगे आप लोग। और जो स्क्रीन बोर्ड पर जो नंबर आपको दिया हुआ है, इस नंबर पर आप लोग जरूर कॉल करेंगे। और जितनी भी जानकारी लेनी हो किसी भी एग्जाम का, है ना, क्या कोर्स चल रहा है, कोर्स का फी क्या है, कौन सा क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है, ये सभी की जानकारी आपको इस नंबर पर उपलब्ध होगी मित्र। तो आइए अब हम लोग झारखंड से संबंधित 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। और जितना भी प्रश्न मैं आपको लिखा रहा हूं वो सभी प्रश्न का आपका एक नोट्स बन जाना चाहिए, है ना। पॉइंट वन लाइनर नोट्स आप बना लीजिएगा सभी प्रश्नों का। ये नहीं कि हम जो प्रश्न लिखा है वही प्रश्न आपको लिखना है, वैसा नहीं करना है आपको। इस प्रश्न, जैसे मान लीजिए प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किन बीमारियों का उपचार किया जाता है, तो इसका एक वन लाइनर पॉइंट बना लीजिएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित बीमारियों का उपचार किया जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से, है ना। और इसी तरह से सभी प्रश्नों का पॉइंट बनाना है वन लाइनर, जो एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। चलिए बताइए, पहला प्रश्न क्या है कि झारखंड के ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत किस बीमारी के उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है? झारखंड के ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत किस बीमारी के उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है? कुष्ठ, मलेरिया, तापेदिक, 1, 2, 3 सभी। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो इसका आंसर क्या होगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किन किन बीमारियों का उपचार किया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3 इसका आंसर होगा।
1 2 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे। चलिए ठीक है, 1 2 3 होगा इसका। ये आपका 2005 में प्रारंभ किया गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। उस समय इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था, लेकिन अब इसका नाम 2014 में 2015 में इसका नाम जो है 2013 में इसका नाम क्या कर दिया गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसका जो नाम कर दिया गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, है ना, 2013 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। भारत सरकार ने कब कौशल विकास मिशन प्रारंभ किया था? भारत सरकार ने कब कौशल विकास मिशन प्रारंभ किया था? जून 2015 में, जुलाई 2015 में, अगस्त 2015 में, अक्टूबर 2015 में? जल्दी से बताइएगा, भारत सरकार ने कब कौशल विकास मिशन प्रारंभ किया है? भारत सरकार ने कब कौशल विकास मिशन प्रारंभ किया है? तो भारत सरकार ने कौशल विकास मिशन जो प्रारंभ किया था वो आपका जुलाई 2015 में, जुलाई 2015 में, 16 जुलाई 2015 को याद रखेंगे, यहां पर लिख देंगे 16 जुलाई 2015 को भारत सरकार ने कौशल विकास मिशन प्रारंभ किया था। आप लोग कॉपी में लिखेंगे कौशल विकास मिशन प्रारंभ 16 जुलाई 2015। ठीक है, आइए मिशन इंद्रधनुष कब प्रारंभ हुआ था? 26 जनवरी 2014 को, 15 अगस्त 2014 को, 25 सितंबर 2014, 25 दिसंबर 2014। देखिए, मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है वो टीकाकरण से है। ठीक है, बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो उसको टीकाकरण किया जाता है, तो उससे ये संबंधित है। इसमें 7 टीका दिया जाता है मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत। यही आपको बताना है कि मिशन इंद्रधनुष कब प्रारंभ हुआ था। 26 जनवरी 2014, 15 अगस्त 2014, 25 सितंबर 2014, 25 दिसंबर 2014। जल्दी बताइए। तो मिशन इंद्रधनुष का प्रारंभ किया गया था 25 दिसंबर 2014 को, याद रखेंगे। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। मिशन इंद्रधनुष के तहत निम्न में से क्या होता है? टीकाकरण, सिंचाई की सुविधा, उच्च शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत क्या होता है? टीकाकरण, सिंचाई की सुविधा, है ना, और उच्च शिक्षा, इनमें से कोई नहीं मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत। तो क्या होगा? मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत टीकाकरण की सुविधा होगी। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत क्या होगा? टीकाकरण की सुविधा होगी। मिशन इंद्रधनुष के तहत किस बीमारी का टीकाकरण होता है? टिटनेस, खासरा, काली खांसी, किसका होगा? मिशन इंद्रधनुष के तहत किस बीमारी का टीकाकरण होता है? टिटनेस का, खसरा का, काली खांसी का? तो तीनों होगा, याद रखेंगे।
मिशन इंद्रधनुष के तहत किस बीमारी का टीकाकरण होता है? तो 1, 2, 3 टिटनेस का भी होता है, खासरा का भी होता है और काली खांसी का भी होता है, तीनों का होता है मिशन इंद्रधनुष के तहत। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य कब तक उन सभी बच्चों को सुरक्षा प्रदान के लिए टीका लगाना है जिन्हें कोई टीका नहीं लगा हो? बताइए, मिशन इंद्रधनुष के तहत कब तक उन सभी बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु टीका लगाना है जिसे अभी तक कोई टीका नहीं लगा है? बताना। देखिए, अभी वैसा बच्चा को देखना है जो अभी तक जिसका एक भी टीका नहीं लगा है, उसे कितना समय तक सब टीका लगा देना है? बताइए। तो बाबू उसका आंसर क्या होगा? 2020 तक उसको पूरा का पूरा टीका लगा देना है, 2020 तक। झारखंड सरकार ने जेपी आंदोलन, मतलब जयप्रकाश नारायण जो थे, उन्होंने एक आंदोलन किया था 1974-75 के लगभग में। तो उस आंदोलनकारी में जो भी भाग लिए थे उनको प्रति माह पेंशन मिलता है। तो कितना रुपया पेंशन मिलता है, वो प्रश्न है आपका। आंदोलनकारियों को कितना रुपया पेंशन मिलता है? आंदोलनकारियों को कितना रुपया पेंशन मिलता है? 3,000, 4,000, 5,000, 6,000। उनको पेंशन कितना मिलता है आंदोलनकारियों को? तो उनको जो पेंशन मिलता है वो आपको 5,000 रुपया उनको पेंशन मिलता है। आंदोलनकारियों को जो पेंशन मिलता है वो कितना मिलता है? 5,000। जेपी आंदोलन कब से कब तक चला था? जेपी आंदोलन कब से कब तक चला था? जल्दी से बताइए, जेपी आंदोलन कब से कब तक चला था? जेपी आंदोलन कब से कब तक चला? 73, 76, 74, 77, 75, 78, 74, 78। तो जेपी आंदोलन जो चला है वो 74-77 के बीच में चला है जेपी आंदोलन। और इसी आंदोलन से आपका निकले हैं ये लालू यादव, आपका नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ये सब इसी आंदोलन के उपज हैं। जिस प्रकार अन्ना हजारे ने जो आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन की उपज कौन है? अरविंद केजरीवाल। उसी प्रकार से ये सब इस आंदोलन की उपज है। भारत सरकार के द्वारा डिजिटल भारत योजना की शुरुआत कब हुई? डिजिटल भारत योजना कहने का मतलब ये हुआ कि भारत को डिजिटलाइजेशन कर देना है, इसको इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाना है। हर गांव, हर मोहल्ले, मतलब हर गांव में, है ना, हर नगरों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो, है ना, डिजिटल हो। तो भारत सरकार के द्वारा डिजिटल भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2015, 1 जुलाई 2015, 1 अगस्त 2015, 1 नवंबर 2015। जल्दी बताइए कब हुआ था डिजिटल योजना की शुरुआत? तो डिजिटल योजना की जो शुरुआत हुई है वो 1 जुलाई 2015 को हुई है। कब हुई है? 1 जुलाई 2015 को डिजिटल योजना की शुरुआत आपका हुआ है। डिजिटल इंडिया योजना के तहत ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड पहुंचाना है। कितना ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड पहुंचाना? ब्रॉडबैंड, इंटरनेट की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा, है ना, पहुंचाना है। जल्दी बताइए, डिजिटल योजना के अंतर्गत कितने गांवों को ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुंचाना है?
पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड देना है। कितना ग्राम पंचायत होगा जिसको ब्रॉडबैंड की सुविधा देना है? तो 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड की सुविधा देना है। आज हमारा जितना भी प्रश्न है वो सभी के सभी योजना से संबंधित है। भारत सरकार की योजना प्लस झारखंड सरकार की योजना, है ना। मतलब भारत सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं वह झारखंड में लागू है अधिकतर योजना, तो इससे संबंधित आज हमारा प्रश्न है। निम्न में से कौन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? ई शासन, ब्रॉडबैंड होगा यहाँ पर, है ना। ब्रॉडबैंड हाईवेज, पब्लिक इंटरनेट, फ्री मोबाइल वितरण। भारत को एक डिजिटल बनाना है और भारत को डिजिटल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करानी पड़ेगी, उसका नेटवर्क बहुत अच्छा रहे, है ना, ये सब काम करवाना पड़ेगा। अधिकतर जो काम होंगे वो पेपरलेस काम होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज्यादा महत्व होगा, इंटरनेट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाएगा, कागज कलम का कम उपयोग होगा। तो यही है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। जैसे अभी आधार कार्ड देखिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। आप क्या कहते हैं, आप ये बनाएंगे, आवासीय बनाएंगे या फिर जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे, ओबीसी बनाएंगे, तो सभी के सभी इंटरनेट पर ही वो सब उपलब्ध होता है ना, वहीं पर वो बनाया जाता है। पहले क्या होता था कि कागज पर सब कुछ लिखा जाता था, है ना, दिया जाता था। तो अब डिजिटल इंडिया मतलब सब में इंटरनेट की सुविधा। बैंकों में देख लीजिए पूरा का पूरा इंटरनेट पर काम हो रहा है, आपका पैसा जमा हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सब कुछ। तो बताइए इसमें क्या होगा? इसमें फ्री मोबाइल वितरण सेवा नहीं होगा, ये नहीं होगा, फ्री मोबाइल वितरण सेवा नहीं होगा डिजिटल इंडिया के अंतर्गत। दीनदयाल अंत्योदय योजना कब प्रारंभ किया गया था? दीनदयाल अंत्योदय योजना, देखिए दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है ये अनाज के वितरण से योजना नहीं है, ये क्या है, आपको रोजगार उपलब्ध कराना, है ना, उससे संबंधित है दीनदयाल अंत्योदय योजना। जून 2014, 15 अगस्त 2014, 25 सितंबर 2014, 30 नवंबर 2014 कब प्रारंभ हुआ था दीनदयाल अंत्योदय योजना? बताइए। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो प्रारंभ किया गया था वो 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था, याद रखेंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 को, ये अन्न के अनाज के वितरण से संबंधित नहीं है, ये आपको श्रम उपलब्ध करवाएगा, रोजगार उपलब्ध करवाएगा गांव के क्षेत्रों में, नगरों के क्षेत्रों में, है ना। दीनदयाल अंत्योदय योजना किसके लिए प्रारंभ हुआ था? शहरी गरीब के लिए, ग्रामीण गरीब के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, 1 और 2 दोनों। किसके लिए होगा दीनदयाल अंत्योदय योजना? किसके लिए प्रारंभ किया गया था? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है मैंने आपको बताया था, शहर और ग्राम में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना। एक कहने का मतलब ये हुआ कि शहर में या गांव में एक सूक्ष्म वित्त लघु स्तर पर आपको ये रोजगार उपलब्ध करवाएगी, जिससे आप अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में गिरिडीह के बेंगाबाद क्षेत्र में देखिएगा बहुत सारी महिलाओं ने इस योजना का लाभ उठाया है और उन्होंने रोजगार पाया है अपना। तो आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों होगा। स्वावलंबन बनाना है, लोगों को स्वावलंबन बनाना है इस योजना के अंतर्गत। दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? कौशल विकास, मुफ्त अन्न वितरण, मुफ्त चिकित्सा सहायता, इनमें से सभी। तो क्या होगा?
दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य होगा कौशल विकास। याद रखिएगा, ये सब दोनों तीनों नहीं होगा, आंसर क्या होगा? कौशल विकास होगा। केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष कब अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, कब? जल्दी से बताइए, अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष? 25 अगस्त, 25 अक्टूबर, 25 सितंबर, 25 दिसंबर, कब मनाया जाएगा? तो 25 सितंबर को, याद रखिएगा, 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, 25 सितंबर। स्मार्ट सिटी योजना कब प्रारंभ किया गया था? जून 2014, सितंबर 2014, जून 2015, सितंबर 2015। स्मार्ट सिटी योजना स्मार्ट सिटी योजना कहने का मतलब ये हुआ कि शहर को स्मार्ट बनाना है। मतलब जैसे मान लीजिए कि शहर में बैंक की सुविधा है, तो बैंक की सुविधा को बहुत आसान बना देना है कि नहीं? हर चीज की सुविधाएं जो होगी वो आपके हाथों तक पहुंच जाए। स्मार्ट करने का मतलब ये हुआ जिस चीज की भी आप सुविधा प्राप्त करना चाहते हो वो आपके हाथ में हो। इंटरनेट से शहर को जोड़ देना है। इंटरनेट से शहर की जो भी सुविधाएं होती है वो इंटरनेट से उसको जोड़ना है। जैसे बिजली बिल आपको जमा करना है, शहर में जाकर बिजली बिल जमा करना है, तो मोबाइल से घर पर बैठे आप बिजली बिल जमा कर सकते हैं। तो ये सब है स्मार्ट शहर बनाने का काम किया गया है। बहुत जगह पर क्राइम को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया, ये भी स्मार्ट योजना के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका जून 2015 स्मार्ट सिटी। पूरे देश में कितने शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है? पूरे देश में कितने शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना के तहत विकसित करना है? जल्दी से बताइए। तो मित्र पूरे शहरों को मतलब 100 शहर को स्मार्ट सिटी योजना विकसित करना है। 100। झारखंड का वह कौन सा शहर है जिसका स्मार्ट सिटी योजना में चयन किया गया है? आपको बताना है कि झारखंड का वह कौन सा शहर है जिसको स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयन किया गया है। जल्दी बताइए। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयन किया गया झारखंड का शहर, तो कौन सा शहर होगा? तो रांची होगा। याद रखेंगे, कौन सा शहर होगा? रांची होगा, जो स्मार्ट सिटी योजना के तहत चयन किया गया रांची का। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, यहां पर होगा लक्ष्मी योजना। लक्ष्मी योजना कब शुरू किया गया था? 15 नवंबर 2015 को, 15 नवंबर 2013 को, 15 नवंबर 2014 को, 15 नवंबर 2015 को। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कब शुरू किया गया है? जल्दी बताइए। नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 15 नवंबर 2015 को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत कक्षा 6 में नामांकित छात्राओं नाम से बैंक में एक सावधि जमा खाता खोला जाता है। बोलता है
कि मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना है, इस योजना के अंतर्गत किन छात्राओं का, कौन से कक्षा के छात्राओं का बैंक में खाता खोला जाता है? कौन से कक्षाओं के छात्रों का बैंक में खाता खोला जाता है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत? बताइए। तो छठा क्लास विद्यार्थी जो होंगे, 6 क्लास के जो विद्यार्थी होंगे उनके नाम से, है ना, बैंक में खाता आपका खोला जाएगा। 6 क्लास, छठा क्लास के विद्यार्थी के नाम से क्या खोला जाएगा? बैंक में खाता खोला जाएगा। और इससे किसको फायदा होगा? अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को इससे लाभ मिलेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को, देखिए यहां लिखा हुआ है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की लाभार्थी किस समूह की छात्राएं होती हैं? अनुसूचित जाति जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, 1 और 3 दोनों। बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? SC ST। इसका आंसर होगा SC ST। और 3 स्तर पर आपको पैसा मिलेगा, समझे ना। एक होगा राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर आपको पैसा मिलेगा 12,000 रुपया। 12,000 रुपया आपको राज्य स्तर पर मिलेगा। फिर दूसरा आएगा जिला स्तर पर। जिला स्तर पर, जिला स्तर पर आपको 6,000 रुपया मिलेगा। फिर आता है प्रखंड स्तर पर। प्रखंड स्तर पर आपको 2,630 रुपया मिलेगा। प्रखंड स्तर पर आपको कितना मिलेगा? 2,630 रुपया मिलेगा, है ना। तो इस तरह का ये योजना है और इतना लाभ मिलता है SC ST छात्राओं को। किस कक्षा में नामांकन के बाद छात्राएं मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की राशि को निकाल सकती हैं? बताइए। 6 क्लास से जमा होगा, है ना। तो कब वो निकालेगी? 6 में नहीं निकालेगी, 7 में भी नहीं निकालेगी। कब निकालेगी वो? 9 क्लास में। जब वो 9 क्लास में जाएगी तो उसके खाते में जो पैसा जमा होगा उसको वो निकाल सकती है 9 क्लास में। ठीक है, चलिए। 9 क्लास में वो निकाल सकती है। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? वित्त मंत्रालय के द्वारा, उद्योग मंत्रालय के द्वारा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा, भारतीय उद्योग मंत्रालय के द्वारा। बताइए। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत जो की गई है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा की गई है। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा की गई है। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 2014, 25 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 31 दिसंबर 2014। बताइए। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई है? सब में 2014 है, देख रहे हैं, लेकिन आप इधर चेंज है, इधर आपको बताना है। मतलब कुछ कुछ योजनाएं हैं जो है उनका डेट भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्या करता है आपको डेट दे देता है। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर होगा आपका, मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई है? तो 2 अक्टूबर 2014 को मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत हुई है। 2 अक्टूबर 2014 को।
रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश का प्रतिशत क्या है? डिफेंस के क्षेत्र में एफडीआई है ना, प्रत्यक्ष विदेश निवेश का क्या है प्रतिशत क्या है? 30%, 35%, 42%, 49%। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपका 49% होना चाहिए। इसका जो आंसर होगा 49% होना चाहिए ऑप्शन के अनुसार। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके अनुसार आप 49% लगा देंगे, लेकिन एफडीआई का जो अभी निर्णय लिया गया है कि रक्षा के क्षेत्र में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा वो 75% होगा, ये बताया गया है। मतलब 25% सरकार निवेश कर सकती है, 75% जो है अगर कोई विदेशी कंपनियां हैं वो यहां पर निवेश कर सकती है। एफडीआई है ना, प्रत्यक्ष विदेश निवेश, विदेशी निवेश, समझ गए ना। कोई भी विदेश की जो कंपनियां वो यहाँ पर रक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कर सकती है ना, उसको उसका कुछ लाभ भी मिलता है ना। फिर वो चीज क्या रहेगा, भारत में रह जाएगा, तो फिर भारत को उसका लाभ प्राप्त होगा। तो 49% था, लेकिन वर्तमान में भी कितना कर दिया गया, वर्तमान में भी 75% कर दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम जयते कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 2014 को, 16 अक्टूबर 2014, 15 नवंबर 2014, 31 दिसंबर 2014। जल्दी बताइए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम जयते योजना, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 16 अक्टूबर, है ना। ये श्रम जयते योजना का मतलब ये हुआ कि जो श्रमिक होंगे उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण पर बल दिया जाएगा। श्रमिकों को प्रशिक्षण पर बल, इस योजना का उद्देश्य है। श्रमिकों को प्रशिक्षण पर बल दिया जाएगा, है ना। उनको नया नया टेक्नोलॉजी उनको उपलब्ध करवाया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा, है ना। ये सब का काम किया जाएगा श्रमिकों पर। किस मंत्रालय के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम जयते कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, श्रम मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय होगा? दीनदयाल उपाध्याय श्रम जयते कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जल्दी से बताइए कौन सा कार्यक्रम होगा? तो श्रम मंत्रालय, इसका आंसर क्या होगा? श्रम मंत्रालय होगा, याद रखेंगे। झारखंड सरकार के द्वारा एलईडी बल्ब का वितरण योजना कब प्रारंभ हुआ था? झारखंड सरकार के द्वारा एलईडी बल्ब का, जो एलईडी बल्ब दिया जाता है ना झारखंड सरकार के द्वारा 60 की 75 रुपया में से दिया जाता है, 60 रुपया में, तो वो कब प्रारंभ हुआ है? 1 जनवरी 2015, 13 मार्च 2015, 15 अगस्त 2015, 30 नवंबर 2015। तो आंसर क्या होगा? एलईडी बल्ब का वितरण योजना कब प्रारंभ किया गया था? 30 नवंबर 2015 को, याद रखेंगे 30 नवंबर 2015 को। झारखंड राज्य सरकार के द्वारा प्रति एलईडी बल्ब का मूल्य कितना है? अभी बताया है आप लोगों को 50, 65, 80, 100, कितना रुपया होगा प्रति एलईडी बल्ब का मूल्य? 50 रुपया, 65 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया, तो 65 रुपया इसका आंसर लगाइएगा। 65 रुपया एक एलईडी बल्ब झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाता था, डाक विभाग में भी वितरण किया जाता था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब प्रारंभ किया गया?
2014, 2015, 2016, 2017 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब प्रारंभ किया गया है? ग्राम ज्योति योजना मतलब गांव में बिजली उपलब्ध करवा देना है ना? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, तो इसका प्रारंभ कब होगा? तो इसका प्रारंभ आपका 2017 में होगा, याद रखेंगे। 2014, 17 नहीं लगाइएगा, 2014 लगाइएगा, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कब प्रारंभ हुआ? तो 2014 में प्रारंभ हुआ है। मतलब जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी तो उस समय बहुत सारी योजनाएं चली थी, तो उसी समय का ये सब योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। और ये नंबर आपको दिया हुआ है, बार बार इस नंबर का मैं चर्चा करता हूं क्योंकि ये नंबर जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। समझ रहे हैं बात को? इसी नंबर के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी, विभिन्न परीक्षाओं की, उसकी तिथि, कौन सा परीक्षा किस तिथि में होगा और उस परीक्षा की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, उस तैयारी को करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना पड़ेगा, पूरी रणनीति क्या बनानी पड़ेगी, उस एग्जाम को सफल बनाने के लिए आपको सब कुछ इस नंबर पर उपलब्ध है। हमारा ये इंस्टीट्यूट का नंबर है, सब एग्जाम चैनल का नंबर है ये, और इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगिताएं, परीक्षाओं की तैयारी आपको करवाई जाती है। कृपया करके इस नंबर पर आप लोग संपर्क करेंगे, इस नंबर को अपने मित्रों के साथ शेयर भी करेंगे। कौन कौन सा क्लास हमारा अभी चल रहा है वो इस नंबर पर आपको उपलब्ध होगा, कॉल करेंगे, आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। और मैंने जो 30 प्रश्न करवाया और पहले से जो मैं 30 प्रश्न कराते आ रहा हूं, उन सभी प्रश्नों का आप एक 1 लाइनर पॉइंट का नोट्स जरूर बना लेंगे, है ना? बहुत फायदा करेगा एग्जाम में आपको ये, ठीक है मित्र? तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।